हमारी बॉडी जो है अलग अलग प्रकार के सिस्टम से बनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी का सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है ना, स्किन का सिस्टम है। तो ये जितने भी सिस्टम हैं, ये सिस्टम हमारे ऑर्गन से बने हैं, है ना, ऑर्गन से बने। ऑर्गन्स हमारे टिश्यूज से बने हैं, मतलब जैसे ब्लड क्या है, टिश्यूज है। कौन सा टिश्यूज है? कनेक्टिव टिश्यूज है। इस कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड क्या है, 3 प्रकार की सेल से बनता है। हमारी बॉडी बनी किससे बनी? सिस्टम से बनी। कितने प्रकार के सिस्टम है? तो 11 प्रकार के सिस्टम है। बॉडी क्या है? एक है। 11 प्रकार के सिस्टम है। ये सिस्टम किससे बनते हैं? तो ऑर्गन से बनते हैं। ऑर्गन बहुत सारे हैं। ऑर्गन किससे बनते हैं? तो टिश्यूज से बनते हैं। और टिश्यूज किससे बनते हैं? तो ये सेल से बनते हैं। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यानी कि सेल हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यहां से हमारे शरीर की शुरुआत होती है ना, यहां से हमारे शरीर की शुरुआत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मदर का सेल और फादर का सेल जब आपस में मिला था तो फिर बच्चे का सेल बनता है। मदर का सेल एग, इसको बोलते हैं ओवा, इसको स्पर्म, इसको बोलते हैं जायगोट, है ना। तो मदर का सेल, फादर का सेल आपस में मिला तो बच्चे का सेल बना, जिसे जायगोट कहते हैं। तो यहां से हमारे जीवन की शुरुआत है। सेल से हमारे जीवन की शुरुआत है। और ये सेल ही सब कुछ हमारे शरीर के अंदर बीमारी क्रिएट करता है। बीमारी आती है, बीमारी ठीक करती है। लेकिन सेल की जो बेसिक नीड क्या है? इस सेल को जिंदा रखने के लिए 2 चीजें चाहिए। इस सेल को जिंदा रहने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक ऑक्सीजन चाहिए और एक ग्लूकोज चाहिए, है ना। ग्लूकोज का मतलब ब्लड सप्लाई चाहिए। यानी कि जब तक हमारी सेल को ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी तब तक ये जिंदा रहेगी। जब तक हमारी सेल सांस लेती रहेगी, ऑक्सीजन को लेती रहेगी, ये जिंदा रहेगी। जिस दिन इसने ऑक्सीजन को लेना बंद कर दिया, हमारी सेल डेड हो गई। सेल डेड हुई तो टिश्यूज डेड होंगे, टिश्यूज डेड हुए तो ऑर्गन डेड होंगे, ऑर्गन फेल होंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा और हमारी बॉडी का डी एंड हो जाएगा, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रही है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रही है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा मेन काम ये है कि वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर हमारी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। और जब तक हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन मिल रही है तो वो जीवित है। जैसे मैं श्वास लेता हूं, मैं जीवित हूं। मेरी सेल श्वास लेती है तो मैं जीवित हूं, है ना। तो हमारे सेल की बेसिक जो नीड है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए। तो इसके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर हम ठीक नहीं होंगे। हम जो भी बीमारी है वो कभी ठीक नहीं होगी। तो जब भी हम बीमार पड़े तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम क्या बोलते हैं कि योग प्राणायाम करना चाहिए, आसन करने चाहिए। तो इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है ना। और इसमें न्यूरोथेरेपी में भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं। एक हमारा फॉर्मूला है जिसे हम ऑक्सीजन फॉर्मूला कहते हैं। ये आपको सिखाएंगे कि अगर हम इन 3 सिस्टम को भी ठीक कर लें तो फिर हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस दुनिया में हमारे शरीर में कितनी बीमारियां होंगी? अगर हम बीमारी का इलाज करने निकलें तो हमें कितनी बीमारियां होंगी कि हम उन्हें इलाज करना सीख जाएं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हर दिन एक नई बीमारी का जन्म होता है। हर दिन एक नई बीमारी का जन्म होता है। अगर हम बीमारियों का इलाज करने निकलेंगे तो हम कभी भी इलाज नहीं सीख पाएंगे, है ना। कभी भी हम इलाज नहीं सीख पाएंगे। अगर हम सिस्टम का इलाज करना सीख जाएंगे तो सिस्टम के अंदर जो भी बीमारी आएगी हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो, जॉइंट पेन हो, हार्मोनल समस्या हो, पेट से रिलेटेड समस्या हो, सबसे पहले आपने ये 3 सिस्टम ठीक करने हैं। और 101% जो भी पेशेंट आपके पास आएगा उसके इन 3 सिस्टम में से कोई ना कोई एक सिस्टम तो वीक होगा ही होगा।
हो सकता है 2 हो सकता है किसी के तीनों ही वीक हो, है ना। तो इस सिस्टम को ठीक करने का काम हमारा ऑक्सीजन फॉर्मूला करता है। और इसके लिए खास तौर पे कहा जाता है कि हम जितनी कम श्वासें 1 मिनट में लेंगे उतना ये अच्छा माना जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आप खुद ठीक करना चाहते हैं तो 1 मिनट में कम से कम श्वास आपने लेनी है। 1 मिनट में कम से कम श्वास लेने का मतलब यह है कि 1 मिनट का टाइम है, अब कम श्वास कैसे लेंगे, तो हमें लंबी गहरी श्वास लेनी पड़ेगी, है ना। जितनी लंबी गहरी श्वास लेंगे उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, 1 मिनट में उतनी कम श्वासें होंगी और इससे हमारी लाइफ पीरियड बढ़ जाएगी, हमारा ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम लंबी गहरी श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे और जब लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकालेंगे। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी या जितने भी गैसेस के रूप में टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर आएंगे। और यही हमारी बॉडी का मेन उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन लें। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग जो है वो 1 मिनट में 35 श्वासें लेता है, 35 से 40 श्वास लेता है ना। एक जो डॉग है नॉर्मली वो 35 से 40 श्वास लेता है। उसकी लाइफ पीरियड कितनी है? हाँ, मैक्सिमम 15 साल, मैक्सिमम 15 साल एक कुत्ते की आयु होती है। कितनी श्वास लेता है? 35 श्वास लेता है। एक जो कछुआ है वो 1 मिनट में 3 श्वास लेता है, मैक्सिमम 3 श्वास लेता है। उसकी उम्र कितनी होती है ना? 250 कम से कम है, 250 कम से कम है। तो हमें क्या समझ आया कि अगर हमारी 1 मिनट में जितनी कम श्वासें होंगी हमारी लाइफ पीरियड उतनी बढ़ जाएगी। आदमी 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, एक एवरेज, कोई 10 भी लेता होगा, कोई 12 भी लेता होगा, एक एवरेज है 15 श्वास लेता है। तो उसकी उम्र कितनी है आज की डेट में? 70 से 75 साल है, मैक्सिमम 80 साल है। 80 साल के बाद तो उसका बोनस पीरियड है कि वो भगवान की कृपा से जिंदा है ना। तो 80 साल जी रहा है जब वो 15 श्वास ले रहा है। अगर इन्हीं वो श्वासों को कम कर दे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। 10 श्वास कर दे तो 10 साल बढ़ जाएगी, फिर 5 और कम कर दे तो 10 साल और बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं तो आपकी श्वास कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 5 श्वास 1 मिनट में होनी चाहिए। समझ आया कि अगर हम 100 साल जीना चाहते हैं तो हमें सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे को 1 मिनट में 5 श्वास ही लेनी है, तो हम 100 साल तक जा सकते हैं। हाँ, जब ये खराबी होगी तो फिर हम इसमें न्यूरोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीजन फार्मूला देंगे। ये ऑक्सीजन फार्मूला क्या है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे शरीर के लिए क्या यूज है? हमारा शरीर जो है वो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से बना है ना। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से बना है, भाई मशीन से तो बना नहीं है, किसी लेबोरेटरी में बना नहीं है। तो प्रकृति में कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जो प्रकृति में 5 चीजें हैं उन्हीं से हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर किन किन चीजों से मिला है? साइंस के हिसाब से 7 चीजों से मिलाकर बना है। साइंस के हिसाब से 7 चीजें हैं, प्रकृति के रूप से 5 चीजें हैं। तो साइंस कहती है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, रफेज और वाटर, ये 7 चीजें हमारे शरीर को बनाती हैं। क्या क्या 7 चीजें हैं? पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज जिसको फाइबर कहते हैं, और 7वीं चीज है पानी। आप दुनिया का कोई भी भोजन खा लीजिए, आप नॉर्थ में जाकर खा लीजिए, आप साउथ में जाके खा लीजिए, आप चाइना में जाके खा लीजिए, आप अमेरिका में जाके खा लीजिए, दुनिया के हर भोजन में ये 7 चीजें ही होती हैं। हाँ, किसी में एक कोई चीज ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, लेकिन ये 7 चीजों के अलावा दुनिया के किसी भी भोजन में कुछ भी नहीं है।
किसी भी प्रकार का भोजन आप खा लीजिए, इन 7 चीजों के अलावा उस भोजन में कुछ भी नहीं है। या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट या विटामिन या मिनरल या फाइबर या वाटर। अब इसमें किसी खाने में कोई चीज ज्यादा हो सकती है, किसी में खाने में कोई कम हो सकती है। दूध अगर हम पीते हैं तो प्रोटीन और फैट उसमें मिलेगा, आपको थोड़ा कैल्शियम मिल जाएगा। अगर हम चपाती खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, थोड़ा फैट मिल जाएगी, है ना। अगर हम चावल खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, थोड़ा प्रोटीन है, थोड़ा फैट है, विटामिन मिनरल्स नहीं है। तो किसी भोजन में कोई चीज ज्यादा होगी, किसी में कोई कम होगी, लेकिन ये 7 चीजें ही किसी भी प्रकार के भोजन में होंगी और ये 7 चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। अगर हम अपने शरीर का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये 7 चीजें हमारे भोजन में होनी चाहिए और इंडियन थाली में ये 7 चीज होती हैं। अगर हम एक संतुलित आहार जिसको कहते हैं तो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार में ये 7 चीजें होती हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम या तो चपाती खाते हैं या चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है ना। कार्बोहाइड्रेट हमें चपाती या चावल से मिल जाता है। प्रोटीन के लिए हम दाल खाते हैं, किसी न प्रकार की दाल खाते हैं, कोई मसूर की खाता है, कोई मूंग की खाता है, कोई अरहर की खाता है, कोई धुली खाता है, कोई कुछ खाता है, तो प्रोटीन वहां से मिलती है। फैट, जो भी हम सब्जी या दाल बनाते हैं उसे घी तेल में बनाते ही हैं, है ना। बिना घी तेल के तो आप सब्जी और दाल बनाते नहीं, तो फैट हमें वहां से मिल जाता है। विटामिन के रूप में हम जो भी मौसम के अनुसार फल आते हैं या सलाद आते हैं उनमें क्या मिलता है, हमें विटामिन मिलता है। जैसे आपने सुना होगा गाजर में विटामिन ए मिलता है, आंवले के अंदर विटामिन सी मिलता है, अंकुरित आहार में हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, तो ऐसे हमें विटामिन मिल जाते हैं। मिनरल्स के लिए हम जो भी सब्जी या दाल बनाते हैं उसमें हम मसालों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मसालों का इस्तेमाल करते हैं। तो मसालों में सबसे ज्यादा मिनरल्स है। मसालों के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स हम यूज करते हैं। फाइबर, जो भी सब्जी सलाद दाल हम खा रहे हैं अगर हम उन्हें छिलके के साथ खाएं, जो भी सब्जी सलाद आप खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, अगर हम उन्हें छिलके के साथ खा सकते हैं तो छिलके के साथ ही खाएं तो हमें फाइबर मिल जाएगा। और बिना पानी के तो कोई भी खाना बन ही नहीं सकता, है ना। तो पानी तो हमारे भोजन में होगा ही होगा, वो दाल में भी होगा, सब्जी में भी होगा, सलाद में भी होगा, आपकी चपाती में भी होगा। तो ये 7 चीजें अगर आपकी डाइट में है तो आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं और ये बैलेंस डाइट हमारे शरीर के लिए जरूरी है। पहली चीज क्या हो गई कि हमने बैलेंस डाइट लेनी है। अब दूसरी चीज आती है कि हमने ले तो ली, अब हमने पेट के अंदर डाल दिया, हम खा लिया और पेट के अंदर डाल दिया। अब दूसरा स्टेप आता है कि ये डाइजेस्ट होनी चाहिए। डाइजेस्ट होने का मतलब कि मिनरल्स, विटामिन हम जिस रूप में खाएंगे वो हमारी बॉडी उस रूप में उसे एब्जॉर्ब कर लेती है ना। हमारी बॉडी के अंदर अभी हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर एक गेट बना हुआ है, ये गेट बना हुआ है, यहां से खाना आता है और यहां से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, ब्लड के द्वारा ब्लड में चला जाता है, ऐसे कर कर, है ना। अब ये मिनरल्स विटामिन जो हैं इनका मॉलिक्यूल साइज ये है, इनका मॉलिक्यूल साइज क्या है ये। अब ये आएंगे तो ये आसानी से चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे ना, इस पाइप में चले जाएंगे, है ना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये इतने बड़े बड़े रूप में आते हैं, हम जो खाना खाते हैं ये इतने बड़े बड़े रूप में आते हैं। अब इनको ये इस पाइप में चला जाएगा, ये इस पाइप में जा सकता है क्या, नहीं जा पाएगा। तो इन्हें हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है, यहां से तोड़ा, 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 और ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तब ये इतना छोटा टुकड़ा हो जाएगा तो ये आसानी से इसमें चला जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसका पाचन करना पड़ता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जो सिस्टम हमारी प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को पचाता है उस सिस्टम को हम पाचन तंत्र कहते हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हमें विटामिन को नहीं पचाना, हमें मिनरल्स को नहीं पचाना,
अगर आप गाजर खा रहे हैं तो विटामिन ए आपको मिलेगा ही मिलेगा, केवल ये अंदर जाना चाहिए, यानी कि ये अंदर चला गया तो आपको मिल गया। अगर आप विटामिन सी के लिए आंवला खा रहे हैं तो विटामिन सी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन के लिए दाल खा रहे हैं तो दाल आप खा तो रहे हैं, लेकिन दाल का मॉलिक्यूल साइज, दाल का साइज ये है, इसको जब तक ये छोटा नहीं होगा तब तक ये हमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि हमने जो खाना खाया है उसमें प्रोटीन को, आपके कार्बोहाइड्रेट को, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करना। और अगर ये नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये नहीं हुआ तो ये हमारे लिए वेस्ट है, ये हमारे लिए कूड़ा करकट है, ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको बेकार है। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो वो यूजलेस है और वो आपके मोशन से बाहर आ जाएगा। अगर आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुई, भले ही आपने कितनी भी दाल पी ली हो, आपने 2-3 कटोरी दाल खा ली हो, लेकिन अगर दाल डाइजेस्ट नहीं हुई तो ये आपके लिए यूजलेस है, ये आपके मोशन से बाहर आ जाएगा। अगर आपने फैट खाया और वो डाइजेस्ट ना हो तो वो भी आपके लिए यूजलेस है और आपको वो पेट से बाहर आ जाएगा, मोशन के थ्रू बाहर आ जाएगा और आपको अनेकों अनेक बीमारियां आ सकती हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी का सिस्टम हमारे ठीक होना जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनको डाइजेस्ट करता है, प्रॉपर तरीके से पचाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करता है और आपको बीमारियों से बचाता है, आपके लिए रॉ मटेरियल तैयार करता है। रॉ मटेरियल तैयार करने का मतलब है कि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट ना हो, ना पचे, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बैठे हैं, इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें ऊर्जा की जरूरत है ना। तो वो ऊर्जा कहां से आती है? कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पर ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब दूसरा तरीका है कि हम ग्लूकोज पीते रहें, जो बाजार में ग्लूकोन डी आता है उसे हर 1 घंटे में घोलें और पी लें, घोलें और पी लें, या तो एनर्जी तब मिलेगी, या हमें रोटी सब्जी दाल चावल हम जो खाते हैं, हमारे जो मील बने हुए हैं, यहाँ से एनर्जी मिलती है और ये खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। तो ग्लूकोज की कमी से हमें क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। ना मेरा पढ़ाने का मन करेगा, ना आपका पढ़ने का मन करेगा। जब मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं कैसे बोलूंगा, है ना। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुई तो क्या होगा? प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुई तो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आप दिख रहे हैं, या मैं आपको जैसा दिख रहा हूं, इसमें 80% रोल प्रोटीन का है। मेरी आंखें कैसी है, मेरी नाक कैसी है, मेरे गाल कैसे हैं, मेरे नाखून कैसे हैं, मेरी स्किन कैसी है, ये सब 80% जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनावट है, वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। तो प्रोटीन अगर अच्छी नहीं होंगी तो आपने सुना होगा कि प्रोटीन युक्त शैम्पू आजकल बाजार में बिकते हैं ना, कि भाई इसके अंदर प्रोटीन है ना। तो वो प्रोटीन क्या है? अगर प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुई तो आपके बाल खराब हो जाएंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी चेहरे की रौनक गायब हो जाएगी और आप मुरझाए मुरझाए से नजर आएंगे। तो प्रोटीन का डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे नाखून टूट जाएंगे, ये रैप्चर हो जाएंगे, इनमें दरारें आ जाएंगी, तो यानी कि ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना। बाल झड़ जाएंगे, बाल कमजोर हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, बाल उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर खराब हो गया। फैट, अगर घी तेल हमें डाइजेस्ट ना हो तो क्या होगा? घी तेल अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये फैट है, ये डाइजेस्ट होने के बाद फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ये फ्री फैटी एसिड लीवर के पास जाता है, लीवर इसे फ्री फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल का 20% भाग हमारे स्टेरॉयड हार्मोन के लिए यूज होता है ना। 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके बाइल जूस को बनाने में यूज हो जाता है, 20% हमारे स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में यूज होता है। और ये स्टेरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं? फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन है, यानी कि घी तेल से बनने वाले हार्मोन है। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन घी तेल से बनने वाले हार्मोन है, इनडायरेक्टली कहें, और मेल के अंदर
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घी तेल से बनने वाला है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? आपकी मेल के अंदर स्पर्म को बनाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। फीमेल के अंदर एग को बनाने वाला हार्मोन, जो पीरियड्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उस एग को फॉर्मेट करने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये फैट डाइजेस्ट ना हो तो मेल या फीमेल के अंदर इंपोटेंसी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, नपुंसकता पैदा हो सकती है। अगर फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपका तो हमें बहुत सारी अनेकों अनेक बीमारियां हार्मोनल हो सकती हैं। आज फीमेल को और मेल को हार्मोनल प्रॉब्लम होने का मेल मुख्य कारण ये है कि उनका फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको बीमारी आ जाएंगी। विटामिन अगर एब्जॉर्ब नहीं हुए, यानी कि विटामिन अगर आपको यहां नहीं गए, तो विटामिन से रिलेटेड बीमारी आ जाएंगी। विटामिन सी से आपको स्कर्वी हो जाती है, स्किन डिजीज हो सकती है। विटामिन ए से आपकी आंखें कमजोर होती हैं। विटामिन बी12 से आपके नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है, पैरों में झंझनाहट आने लग जाती है ना। और भी बहुत सारे, फॉलिक एसिड की वजह से बच्चों में होली नहाट हो जाता है। बच्चों में दिल में छेद होता है ना, वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से ऑर्गन्स का अनडेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं होंगे। और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से आपका ऑर्गन्स सुकड़ते और फैलते हैं। हार्ट सुकड़ता है, फैलता है, हार्ट सुकड़ता है, फैलता है, तो हार्ट की पंपिंग नहीं होगी अगर मिनरल्स ठीक नहीं होंगे। आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। कहते हैं नमक कम हो गया, सोडियम कम हो गया तो बीपी लो हो गया, है ना। सोडियम ज्यादा हो गया तो बीपी हाई हो गया। तो ये क्या है? मिनरल्स है। तो मिनरल्स भी जरूरी है। और रफेज अगर नहीं है, फाइबर नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर कि आपको ईसब घोल की भूसी लेने की जरूरत है, आपको त्रिफला लेने की जरूरत है, कहते हैं ना। तो त्रिफला और ईसब घोल की भूसी में क्या है? फाइबर है ना। तो ये फाइबर अगर हम दाल छिलके में खा लें या सब्जियां छिलके वाली खा लें तो हमें फाइबर वैसे मिल जाएगा। और पानी तो है ये कि हमारे शरीर में 70% पानी है, यानी कि 70% हमारा पानी से बना है। तो पानी की कमी से तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सातों चीजें हमारी डाइट में होनी चाहिए, और न केवल डाइट में होनी चाहिए, उसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर ये ठीक है तो ये सातों चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम आपको इन 2 दिनों में डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ठीक करते हैं ये आपको सिखाएंगे, है ना, ये सिखाएंगे। अब इसी से आपका जॉइंट्स पेन भी जुड़ा हुआ है। कैल्शियम क्या है? मिनरल्स है ना। कैल्शियम क्या है? मिनरल है। अगर किसी को जॉइंट पेन है तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कर दो, अगर उसे कैल्शियम की कमी है तो जब तक कैल्शियम नहीं मिलेगा उसका जॉइंट्स पेन ठीक नहीं होगा। तो उसको ठीक करेंगे। तीसरा है किडनी का सिस्टम। किडनी का सिस्टम क्या करता है कि आप जो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, चाहे आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं, तो इसे खाने के बाद या पीने के बाद जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी हमारे लिए विजातीय तत्व है, जो हमारे लिए कूड़ा है, उस कूड़े को ब्लड के अंदर घोल दिया जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर घुल जाता है। ब्लड इस कूड़े को उठाकर किडनी के पास लेके जाती है और किडनी इस कूड़े को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालती है। अगर किडनी इस यूरिन को फिल्टर कर कर कचरे को बाहर ना निकाले तो ये कचरा क्या है? हमारे ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा, और ये ब्लड के अंदर घूमेगा तो ये कचरा क्या है? कहीं ना कहीं जमा होता रहेगा। तो फिर आपको जॉइंट्स पेन आ जाएंगे, आपको यूरिया बढ़ जाएगा, आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और अगर ये लंबे समय तक बढ़ा तो आपका क्रिएटिनाइन भी बढ़ जाएगा, और क्रिएटिनाइन बढ़ना किडनी फेल होने के चांसेस हैं, है ना। तो किडनी का काम आपकी बॉडी से लिक्विड फॉर्म में जो भी टॉक्सिन्स बने हैं, ब्लड के अंदर हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने का काम हमारी किडनी करती है। यानी कि जो भी ब्लड में हमें नहीं चाहिए, जो भी चीजें ब्लड में नहीं चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा ग्लूकोज ही क्यों ना हो, ग्लूकोज की एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में होगा तो वो भी हमारे को नुकसान करेगा, और किडनी उसको भी बाहर निकाल देती है। तो किडनी हमारे ब्लड के अंदर सभी टॉक्सिन्स को फिल्टर कर कर यूरिन के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। तो ये 3 चीजें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।
अगर आप इन 3 चीजों को ठीक करना सीख गए तो आप दुनिया की हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उस बीमारी का रूट कॉज कहीं ना कहीं यहां से निकल कर आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका किडनी का सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि है ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी का सिस्टम, ये 3 सिस्टम आप सीख लेंगे तो ना केवल आप घुटना, कमर, गर्दन ठीक कर पाएंगे बल्कि पेट से रिलेटेड हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और न्यूरोथेरेपी की पकड़ इन तीनों सिस्टम पर है। न्यूरोथेरेपी की पकड़ इन तीनों सिस्टम पर है। इन तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई।